जी क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने श्मिट ट्रिगर देखा था और उसकी फंक्शनैलिटी चेक की थी। आज उसी को ही आगे लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में श्मिट ट्रिगर ये कहता था कि जब तक एक ख़ास वोल्टेज से इनपुट ट्रिगर लेवल से कम वोल्टेज रहती थी तब वो हाई होती थी, जब ट्रिगर लेवल से ज़्यादा होती थी तो वो लो हो जाती थी। यानी कि जब इनपुट लो थी तो आउटपुट हाई, जब इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो हो गई। ठीक है, तो उस जो पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, यानी कि प्रीवियस श्मिट ट्रिगर जो डिस्कस किया था, वो इन्वर्टिंग था, इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर था। अभी हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। इनपुट अब हम लोग नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो श्मिट ट्रिगर है ये है नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने सुपरपोजिशन के एक्सप्रेशन निकाले थे, वैसे ही हम आज भी सुपरपोजिशन से ही इसके एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो V प्लस वुड बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। जब इसको जो V आउट को ज़ीरो करते हैं तो R2 के क्रॉस ड्रॉप मिलता है हमें, डिवाइडर जो है VI, और व्हेन ये कब होगा जब V आउट इक्वल टू ज़ीरो है। व्हेन VI इक्वल टू ज़ीरो तो फिर क्या होगा, V प्लस वुड बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई, बिल्कुल पुराने की तरह, R1 R2 मल्टीप्लाइड बाय V0। ठीक है, दोनों को सम कर देंगे, बिल्कुल पुराना ही जैसा लास्ट हमने निकाला था बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है अभी तक। VI प्लस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 V0। ठीक है, तो output will switches when V plus or V minus crosses 0, okay, and for that VI crosses trigger voltage V। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ VI के लिए जो ट्रिगर वोल्टेज है वो VLT होगी और वाइस वर्सा। तो अभी हम लिखते हैं ज़ीरो क्रॉसिंग है, तो ज़ीरो जब क्रॉस होगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो लोअर ट्रिगर लेवल VLT, ठीक है, प्लस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 VH। ठीक है, ये बिल्कुल उससे उलट है जिसमें हम यानी कि इन्वर्टिंग से उलट है। ठीक है, तो उसको हम इधर ले जाते हैं, माइनस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VLT will be equal to R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 VH। कैंसिल हो जाएंगे, तो VLT would be equal to माइनस R1 डिवाइड बाई R2 VH। ठीक है, और ये उस वक्त था जब हमने V रेफरेंस को ज़ीरो एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, तो अब अगर V रेफरेंस ज़ीरो नहीं है
then if v output equal to 0 then v प्लस जो है वो उस तरह से निकालेंगे, v प्लस वुड बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 vi। ठीक है, तो अब जो हमारी, अब चूँकि ये नॉन इन्वर्टिंग में इन्वर्टिंग में और ये दो इनपुट्स आपस में एक दूसरे को फॉलो करती हैं, ठीक है, यानी v प्लस इक्वल टू v माइनस इक्वल टू क्या है v r e f है। ठीक है, ये फॉलो करती हैं ना ये दोनों इनपुट्स आपस में, तो इसमें हमने v रेफरेंस लगाया है, इसका मतलब है यहाँ भी v रेफरेंस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम v रेफरेंस लिख देते हैं, v रेफरेंस वुड बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और VLT लोअर ट्रिगर लेवल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि VLT would be equal to R2 plus R1 डिवाइड बाई R2 V रेफरेंस। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस R1 बाई R2 V रेफरेंस। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है VLT का, ये भी एक्सप्रेशन है हमारे पास VLT का, तो दोनों का सम होगा VLT would be equal to 1 plus R1 डिवाइड बाई R2 V रेफरेंस माइनस R1 बाई R2 VH, और इसी तरह से जो VHT होगा वो होगा 1 प्लस R1 डिवाइड बाई R2 V रेफरेंस माइनस R1 बाई R2 VL। या बिल्कुल उलट है, पिछले वाले में क्या था VLT VL VHT VH, ये उलट है क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है, उस पिछले वाले से उलट होगा। ठीक है, अब मैं इसका वो हिस्टैरिसीस लूप बना देता हूँ। एरोस की डायरेक्शन पिछले वाले से उलट है, यानी कि जब तक ट्रिगर लेवल जो है वो VHT से ज़्यादा रहता है तब तक हाई आउटपुट है, और जब ट्रिगर लेवल जो है VLT से जो है वो कम हो जाता है तो माइनस V मैक्स पे चली जाती है। ये पिछले वाले के उलट है, उसमें कहता था जब VLT से लोअर रहता था तो हाई होता था, इससे बढ़ता था तो लो हो जाता था। ये इसके उलट है कि जब ये हाई रह रहा है तो बड़ा मैक्सिमम है, और जब ये लो हो जाता है तो नीचे वाली वैल्यू पे आ जाता है। ठीक है, तो अब जो V हिस्टैरिसीस है वो है VHT माइनस VLT, तो ये हमारे पास निकल आएगा माइनस R1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा R1 माइनस R1 बाई R2 VL प्लस R1 बाई R2 VH। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू R1 बाई R2 VH माइनस V। ये हिस्टैरिसीस हमारा। ठीक है, तो ये वोल्टेज कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी नॉइज़ इम्यूनिटी ज़ाहिर है ज़्यादा होती है हिस्टैरिसीस लूप की वजह से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एस्टेबल कहते हैं, एस्टेबल का मतलब है अनस्टेबल। ठीक है, तो ये मल्टी वाइब्रेटर है, यानी कि ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा
स्टेप की फॉर्म में, लेकिन इसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होगी। कभी ये हाई पे चला जाएगा, लो पे, फिर लो से हाई पे और फिर लो पे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, मल्टी वाइब्रेटर इज़ अ स्क्वायर वेव ऑसिलेटर। ठीक है, यानी कि ऑसिलेट करता रहेगा स्क्वायर वेव की फॉर्म में, कुछ इस तरह से, हाई लो हाई लो हाई लो, यानी कि इसकी कोई भी स्टेट चलता रहेगा, इसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होगी, कभी हाई पे कभी लो पे, कभी हाई पे कभी लो पे। ठीक है, यानी कि ए स्टेबल, नो स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो इसको याद होगा आपको, स्टेबल स्टेट ना होने की वजह से आपको क्या याद आ रहे हैं, आपको फ्लिप फ्लॉप्स याद आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इससे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, तो मैं इसका ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट बनाता हूँ। R1 R2 V प्लस V माइनस R और C। तो जो ए स्टेबल है उसमें ये जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगी इस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पे। ठीक है, सर्किट डिपेंड्स ऑन रैपिड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो इसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं V प्लस वुड बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V मैक्स। तो इसको हम लिख देते हैं बीटा V मैक्स, और जो V माइनस है वो क्या है, वो है BC। और चूँकि ये फॉलो करती हैं एक दूसरे को, इनके V माइनस पे इसकी वोल्टेज है, और ये चूँकि फॉलो करती हैं इनपुट से एक दूसरे को, तो यही जो है वो V प्लस है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब चूँकि इसमें इस पोर्ट पे वोल्टेज बिल्डअप होती है ना, तो वही वोल्टेज यहाँ अपीयर होती है, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही एक ख़ास वैल्यू तक पहुँच जाता है, तो उसके बाद जो है वो स्टेट चेंज हो जाती है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर begins to charge until charge to बीटा V मैक्स। तो बीटा V मैक्स तक पहुँचता है, तो फिर ये स्विच दोबारा कर जाता है, then again it switches and कैपेसिटर begins डिस्चार्जिंग। और कब तक डिस्चार्ज होता रहता है, एंड डिस्चार्जेस until V प्लस इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 माइनस V मैक्स, यानी कि इक्वल टू माइनस B मैक्स। तो इस तक जब तक इसकी वैल्यू V मैक्स तक माइनस V मैक्स तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये डिस्चार्ज हो जाता है, और जैसे इसकी वैल्यू उससे बढ़ जाती है तो फिर ये दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसको अभी हम बना लेते हैं।
इसको हम कह देते हैं बीटा वी मैक्स, इसको वी मैक्स, इसको माइनस बीटा वी मैक्स और इसको माइनस वी मैक्स कह देते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है जब तक ये बीटा वी मैक्स तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इसकी वैल्यू जब इसकी वैल्यू पहुंच जाता है तो फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और तब तक डिस्चार्ज होता रहता है जब तक इसकी वैल्यू माइनस वी बीटा मैक्स तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद फिर ये दोबारा चार्ज होना शुरू होता है। कब तक चार्ज होता है? जब इसकी वैल्यू बीटा वी मैक्स तक पहुंच जाएगी। फिर ये दोबारा डिस्चार्ज होना शुरू होता है। कब तक? माइनस बी बीटा मैक्स तक, माइनस बीटा वी मैक्स तक, और फिर दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब तक ये चार्ज होता रहेगा तब तक इसकी एक स्टेट रहेगी और जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा तब इसकी दूसरी स्टेट हो जाएगी। ठीक है, जब तक चार्ज हो रहा था दो स्टेट्स हैं इसकी, प्लस वी मैक्स और माइनस वी मैक्स। ठीक है, जब तक चार्ज हो रहा था तब तक इसकी स्टेट हाई और जैसे ही डिस्चार्जिंग हुई तो स्टेट लो, फिर चार्जिंग शुरू हुई तो स्टेट हाई, डिस्चार्जिंग शुरू हुई स्टेट लो, चार्जिंग शुरू हुई स्टेट हाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे डिपेंड करेगा। इसका टाइम कांस्टेंट जो है उसका फार्मूला है 2RC नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस बीटा और 1 माइनस बीटा, जिसको लिख सकते हैं हम 2RC नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2R1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो इसके एंड पर एक एक्सरसाइज है, यानी कि एग्जांपल है 12.3। बहुत आसान है, इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं और आपने टॉ निकालना है, तो बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये इसको खुद ट्राई कीजिएगा। ये तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं वेव शेपिंग की। वेव शेपिंग क्या है कि गिवन जो अगर हमारे पास किसी वेव की शेप है उसको चेंज करना जो है वो वेव शेपिंग है, यानी कि टू चेंज शेप ऑफ गिवन वेव फॉर्म। मिसाल के तौर पे ये अगर हमारे पास एक स्क्वायर वेव है, ठीक है, जो कि प्लस ई और माइनस ई पे जा रही है इस टाइम, तो इसका अगर हम इंटीग्रेटर से पास करें, ठीक है, तो ये कैसी बन जाएगी। इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसको ऐड अप करता रहता है, ऐड अप करने की वजह से वो स्लोप बनती है। ठीक है, ऐड होगा और फिर डाउन होगा, यानी कि जब तक ऐड हो रही है तब तक ऐड, जब वैल्यू इसकी कम हो रही तो स्लोप नीचे, यानी कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगी। ठीक है, तो यानी कि हमने अब जो गिवन वेव फॉर्म थी उसके साथ इंटीग्रेटर लगाकर हमने उसकी वेव शेप चेंज कर दी। ठीक है, तो जो स्क्वायर वेव जो है दैट ऑल्टरनेट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट्स पे होती है, जबकि जो इंटीग्रेटर है इंटीग्रेटर की आउटपुट है उसकी स्लोप चेंज होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव स्लोप, चेंजेस स्लोप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, डीसी कंपोनेंट्स में 0 है,
जितना जितना आपका ऊपर है कंपोनेंट पॉजिटिव ऑफ साइकिल होता है नेगेटिव साइकिल में, तो डीसी कंपोनेंट जो है वो 0 है। इंटीग्रेटर का सर्किट जो है वो काफ़ी कॉमन है, तो उसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटीग्रेटर के सर्किट को। आरसी सर्किट होता है, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेटर को इस्तेमाल करके हम स्क्वायर वेव को एक ट्रायंगुलर शेप में या साटूथ वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसी की टाइमिंग डायग्राम हम नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा कर दें तो यही एक साठ में इसे कहते हैं साटूथ वेव फॉर्म, ठीक है। 7 तरह के टुक हैं इसके, तो एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा, सैम्पल ज़्यादा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये है ना, तो अगर हम इसमें सैम्पल ज़्यादा बनाने चाहें तो सैम्पल ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्लोप चेंज नहीं होनी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ बिकॉज स्लोप डज नॉट चेंज। ये कब है? जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 2 टाइम कर देते हैं। तो जो वी पीक है हमारी, वी पीक, उसका फार्मूला है पॉजिटिव एरिया इन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय 2R1C। हाफ साइकिल ऑफ इनपुट में हमारे पास जो इसकी है, देखिए ये स्क्वायर वेव है ना, तो इसकी एक अगर मैक्सिमम इसकी ई है तो डब्बे का एरिया क्या होगा? ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ई और टी, ठीक है। तो ये पूरे साइकिल में, इस पूरे साइकिल में जो है वो, यानी कि अगर ये इसका एक टाइम पीरियड है, ये टी एक टाइम पीरियड है, ठीक है। तो हाफ साइकिल में टाइम पीरियड कितना होगा? T/2। T/2 होगा तो पॉजिटिव एरिया कितना आएगा? E मल्टीप्लाइड बाय T/2 डिवाइडेड बाय 2R1C, दैट वुड बी इक्वल टू ET/4R1C, ठीक है। तो अगर डीसी कंपोनेंट भी होगा तो अगर डीसी कंपोनेंट होगा तो सी जो कैपेसिटर है वो उसके लिए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, यहाँ पे कैपेसिटर उसके लिए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और फिर डीसी ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो ये समझें कि ये लाइन ख़त्म हो जाएगी।
ये लाइन ख़त्म हो जाएगी तो उसके लिए क्या बन जाएगा, सिंपली एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन के जो डीसी वोल्ट्स हैं वो क्या आएंगे, -RF/R1 VI DC। ठीक है, तो ये डीसी वोल्ट्स भी उसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, तो आउटपुट में जो है वो ये डीसी वोल्ट्स भी ऐड होंगे। फ़िलहाल इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल 12.4। सर्किट बना लें 370 400 कैपेसिटर है 1 माइक्रो का। ये वाला रेजिस्टेंस है 4.7K का। हमें क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 500 हर्ट्ज़ और जो इनपुट है वो स्क्वायर वेव है ±12 वोल्ट की, ±12 वोल्ट की। हमें मालूम करना है मिनिमम स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट आपको पहले बताया था। स्ल्यू रेट क्या होता है, स्ल्यू रेट होता है कि अगर जब इनपुट चेंज करें तो आउटपुट उसी रेट पे चेंज होती है कि नहीं होती। रेट एट विच एम्पलीफायर रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन इनपुट। ठीक है, रेट एट विच एम्पलीफायर रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो अभी हम रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा वी जो है वो क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वो हो रहा है 12। ठीक है, और जो डेल्टा टी है वो किसके बराबर है, वो टॉ के बराबर है, टाइम कांस्टेंट के। 12 डिवाइडेड बाय R1C, 12 डिवाइडेड बाय R1 गिवन है 400 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइक्रो। तो ये हमारे पास निकलेगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारा स्लू रेट है दैट शुड बी ग्रेटर दैन 3 × 10⁻⁴ वोल्ट्स पर सेकेंड। दूसरा हमने वी पीक निकालनी है। ठीक है, तो वी पीक आपको पता है, हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, वो है ET डिवाइडेड बाय 4R1C। तो T है 1/f 1/500 इक्वल्स टू 2 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिली डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 1 माइक्रो। तो ये हमारे पास आएगा 15 वोल्ट्स। फिर वो कहते हैं थर्ड पार्ट में कि इफ़ डीसी कंपोनेंट, यानी कि अगर डीसी कंपोनेंट भी हो -0.2 वोल्ट इज़ प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा, फिर वो होगा कि हम वो डीसी कंपोनेंट की आउटपुट की डीसी कंपोनेंट की वजह से आउटपुट में चेंज फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे। तो V0 DC would be equal to -RF/R1 इनपुट -0.2। ठीक है, तो ये RF हमें गिवन है 4.7 के, R1 400 के, 400 ओम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 2.35 वोल्ट्स। ठीक है, अब चूँकि वैल्यू वी पीक 15 है, तो यानी कि 15 और -15 में वैल्यूज़ फ्लक्चुएट होनी है। तो अब डीसी की वजह से कहाँ कहाँ होनी है, डीसी की वजह से 15 + 2.35 होनी है और -15 + 2.35 होनी है। तो इसमें यानी कि ये हमारा यानी कि प्लस यहाँ पर जाएगी मैक्सिमम पीक और माइनस यहाँ पर जाएगी मैक्सिमम पीक।
ये हमारा क्या बनेगा, ये 17.35 बनेगा और ये क्या बनेगा -13.65। ठीक है जी। So 12.6। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ऑसिलेटर्स की। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर होते हैं कि जो पीरियाडिक वेव फॉर्म बनाते हैं आउटपुट सिग्नल की किसी भी इनपुट के बगैर, यानी कि जैसे जो हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म है उसे हम मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं ना, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, वो बस प्लस माइनस में फ्लक्चुएट करता रहता है। ऑसिलेटर्स आमतौर पर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स होती हैं जो किसी भी इनपुट के बगैर साइनोसॉइडल जो है वेव फॉर्म ही पैदा किए जाए उसको ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर generate periodic AC output signal without any input। ठीक है, तो जनरली जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो साइनोसॉइडल सिग्नल बनाते हैं। जो स्क्वायर वेव वाले होते हैं उनको मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटर्स आमतौर पर ऑसिलेशंस जो हैं वो, अगर हम किसी कंट्रोल सिस्टम की बात करें ना तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। यानी कि जब भी हम कभी ऑसिलेशंस की बात करें कंट्रोल सिस्टम्स में तो वो किस तरफ इशारा कर रही होती हैं, वो इनस्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही होती हैं, इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही होती है। ये आमतौर पर क्यों होते हैं? ये आमतौर पर पॉजिटिव फीडबैक की वजह से होती हैं। नेगेटिव फीडबैक में जब नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो एरर रिड्यूस होता रहता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में जब देते हैं तो आउटपुट इनपुट की यानी कि इनपुट मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में ऐड होती रहती है, तो वो जो इफ़ेक्ट जो है वो इन्हांस होता रहता है। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटर्स जो है वो लेकिन जनरली कंट्रोल सिस्टम में तो अच्छी नहीं होती, लेकिन ऑसिलेटर्स में डिज़ायर्ड फिनोमेना है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह से अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी पर जाकर, हमारी मर्ज़ी की फ्रीक्वेंसी पर जाकर सिस्टम अनस्टेबल हो जाए और वो ऑसिलेशन से ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा ही मशहूर एक बाक-ऑसन क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ। इनपुट पे मल्टीप्लाई के आउटपुट पे जा रही है और फीडबैक होकर हमारी दोबारा इनपुट में जा रही है। ठीक है, तो ए यहाँ पर हमारा क्या है? ए हमारा है फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, और बीटा क्या है? रिवर्स पाथ गेन, या इसको फीडबैक पाथ गेन भी कहते हैं। यानी कि आउटपुट आपकी बीटा से मल्टीप्लाई होके इनपुट पे जा रही है, यानी कि इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो, इतने टाइम्स आउटपुट का इफ़ेक्ट हमारी इनपुट में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो बीटा वुड स्पेसिफाई हाउ मच द इफ़ेक्ट ऑफ आउटपुट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द इनपुट। ठीक है, तो अगर हमें ऑसिलेशंस चाहिए तो उसके लिए कंडीशन ये है, बाक-ऑसन क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपको ऑसिलेशंस चाहिए
ऑसिलेशंस आपको चाहिए तो क्या हो, कंडीशन ये है कि ए मल्टीप्लाई बाय बीटा शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, यानी इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि गेन यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, और सारे के सारे कंपोनेंट्स जो ऐड हों वो इन फेज हों। ठीक है, यूनिटी गेन हो और इन फेज रीइंफोर्समेंट्स हो। इन फेज रीइंफोर्समेंट का मतलब यह है कि पॉजिटिव फीडबैक हो। आउट ऑफ फेज रीइंफोर्समेंट नेगेटिव फीडबैक में होती है कि वैल्यूज़ कैंसिल होके हमारा एरर रिड्यूस करती हैं, लेकिन इन फेज रीइंफोर्समेंट में चीज़ें प्लस होके जानी हैं। ठीक है, तो इन फेज कंपोनेंट्स, these phase components add and is called positive feedback। ठीक है, तो आमतौर पर एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पे ये कंडीशन मीट करती है कि हमारी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाए और तमाम फेज डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए या मल्टीपल ऑफ 360 हो जाए। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर जाकर आपका जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जनरली there is only one frequency where gain is 1 and phase is 0 degree or multiple of 360 degree। ठीक है, system will oscillate at this फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑसिलेटर डिज़ाइन में, अब ऑसिलेटर डिज़ाइन में क्या वैल्यू, ऑसिलेटर डिज़ाइन फिर क्या होता है? ऑसिलेटर डिज़ाइन ये होता है कि हमें पता हो कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, रैंडम ना हो ये फिनोमेना। ऑसिलेटर कंट्रोल सिस्टम में ऑसिलेशंस जब हमें रिक्वायर्ड नहीं होती तो हमें ये वो रैंडम फिनोमेना होता है, हमें नहीं पता किस फ्रीक्वेंसी पे वो सिस्टम ऑसिलेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम ऑसिलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम ने ऑसिलेटर में ब्रेक होना है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऑसिलेटर डिज़ाइन इज़ सिलेक्टिंग components, circuit components in such a way that oscillations occur at predetermined frequency। हमें पता हो किस फ्रीक्वेंसी पे होना है। तो अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि जो चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और फेज़ की फॉर्म में, या इसको हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी। ठीक है, तो अगर हम पोलर फॉर्म को देखें तो इस केस में क्या होना चाहिए कि जो ए बीटा है उसकी मैग्नीट्यूड हमारी 1 हो जानी चाहिए और थीटा जो है वो, सॉरी इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए या फिर ±360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय n होना चाहिए। n कोई भी इंटीजर है। ठीक है, यानी कि ए बीटा जे ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1 और एंगल होना चाहिए ±360 डिग्री n, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होना चाहिए, 1 cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 1 + j0 रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। 12.5 ए जे ओमेगा हमें गिवन है जी -16 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय जे ओमेगा
बीटा जे ओमेगा हमें गिवन है 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर। हमें बताना है कि क्या सिस्टम ऑसिलेट करेगा, और अगर करेगा तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिस पे करेगा। ठीक है, उससे पहले हम वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। ए बीटा वुड बी इक्वल टू -16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर इक्वल्स टू -16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये मैग्नीट्यूड इसकी होगी 1 होगी। तो अभी मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं। -16 10⁻9 डिवाइड बाय जे ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर मॉड। ठीक है, तो लहदा मॉड्स हो जाती हैं। मॉड मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर मॉड। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 इसका मॉड लेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ ओमेगा बचेगा। ठीक है, और इसका निकाल लेंगे तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 डिवाइड बाय ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये फाइंड करने के लिए ओमेगा चाहिए। हम फिर उस ओमेगा पे देखेंगे कि क्या इसका वैल्यू 1 होती है कहीं। तो ओमेगा निकालने के लिए हमें फेज़ पे जाना पड़ेगा। तो फेज़ है हमारा एंगल ऑफ ए बीटा, यानी कि एंगल ऑफ 16 मल्टीप्लाई 10⁻9 डिवाइड बाय जे ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर। इस पूरे का एंगल निकालते हैं। और आपको पता है कि जब एंगल निकालते थे तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती थी तो वो एक्चुअली प्लस होती थी, और जो डिवाइड हो रही थी वो आप एक्चुअली माइनस हो रही थी एंगल में। ठीक है, यानी कि -16 मल्टीप्लाई 10⁻9 एंगल, ठीक है, प्लस 1/जे ओमेगा एंगल प्लस 1/2 प्लस जे ओमेगा होल का स्क्वायर का एंगल। तो tan इनवर्स रियल और इमेजिनरी, तो ये माइनस इसका रियल का लेंगे तो ये 180 डिग्री निकलेगा। ठीक है, कॉस की वजह से ये कॉस रियल का मतलब यह है कि कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू नहीं है। तो 180 डिग्री निकलेगा। प्लस ये माइनस जे को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी कंपोनेंट है, तो ये कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाता है इमेजिनरी कंपोनेंट। और -2 tan इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय, यानी कि इमेजिनरी ओवर रियल। ठीक है, ये 2 जो है हमारा इसकी वजह से स्क्वायर की वजह से एंगल के लिए आता है।
तो ये हमारे पास आया थीटा। अब होना क्या चाहिए कि थीटा हमारा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि ऑसिलेशन से ब्रेक करने के लिए तो 360 वुड बी इक्वल टू -180 -90 माइनस 2r10 ओमेगा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10^3। ठीक है, तो 2r10 ओमेगा बाय 2^3 तो क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये 270 बनता है, -270 प्लस 360 डिग्री, तो हमें कितना चाहिए, हमें 90 डिग्री चाहिए। यानी कि 2r इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ भी देख लें कि 180 90 270, तो इसको 360 बनाने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 90 डिग्री होनी चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि आर्क 10 ओमेगा ओवर 2 10^3 इक्वल्स टू 45। 10 लेंगे दोनों तरफ तो 10 45 क्या हो जाएगा 1। तो ओमेगा ओवर 2 10^3 वुड बी इक्वल टू 1। ओमेगा वुड बी इक्वल टू 2 10^3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी ओमेगा को हम ऊपर इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर बीटा वुड बी इक्वल टू 16 10^9 ओवर ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं 10^3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 इंटू 10^3 स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर 2 10^3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर ये 2 टाइम्स बना देंगे। टू टाइम्स 10⁶ the 2 times 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 2 2 to the 4 to the 8 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻6, तो ये कैंसिल होके वैल्यू 1 बना जाती है। तो हमारा यानी कि क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, ऑसिलेशंस हो जाएंगे। और किस फ्रीक्वेंसी पे होंगी, वो होंगी 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पे, और f इक्वल्स टू 1 ओवर यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है, तो ओमेगा डिवाइड बाय 2π यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 2π दैट वुड बी इक्वल टू 318.3 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी पे आपका सिस्टम ऑसिलेशन में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑसिलेटर्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे, ऑसिलेशन डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में ऑसिलेटर्स की टाइप डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।